बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। हम दोनों की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप लोगों तक सच्ची, बावसूख और एक हक वाली खबर आप लोगों की तक लेकर आए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, अगर प्रोग्राम का आगाज किया जाए सुबहनामा में, ऐसी खबर, ऐसी बात और ऐसी हक की आवाज की बात करेंगे, ऐसे शेरनी की बात करेंगे जिसकी वीडियो देखकर शायद शाहज़ेब मेरी तरह आपकी भी रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, जो इंतहा पसंदों के सामने डट गई। वो कहते हैं ना, हुजूम के साथ जाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अकेले हक के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही एक शेरनी हमने देखी भारतीय रियासत कर्नाटका में सरकारी कॉलेज में, क्योंकि हिजाब पर पाबंदी है। और जब ये खातून, ये शेरनी, ये लड़की कॉलेज पहुंची तो वहां पर इंतहा पसंद बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद नारेबाजी भी की गई, पूरी कोशिश की गई कि तंग किया जाए, उसे रोका जाए, लेकिन ये शेरनी रुकी नहीं। ये डटी रही, अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही और डटकर साथ में ये कहती रही कि मेरा हिजाब पहनना क्या मेरा जुर्म है? क्या हिजाब पहनना जुर्म है? आप उसकी अगर आवाज देखें और अगर आप वो वीडियो के मनाजिर देखें जो कि हम आपको दिखाएंगे कि लोग जिस तरह का उसको हिरासा कर रहे हैं, उसको करीब आकर उसको डराने और उसको खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कैफियत जैसी वो और करीब आए, उसके अंदर और हिम्मत आए। और शायद अल्लाह अकबर की ताकत ही इतनी होती है कि एक अकेला इंसान इतने लोगों के सामने डट कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो अल्लाह को पुकार रहा है, क्योंकि वो अल्लाह के साथ को पुकार रहा है और वो कह रहा है कि अल्लाह ही काफी है। उसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वो एक छोटी सी बच्ची जिसकी आवाज चीखती हुई निकल रही है, तो क्या उसकी आवाज सुनकर पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की बारगाह में उसके लिए और उसकी हिफाजत के लिए और अपनी तमाम मुसलमान बच्चियों की हिफाजतों के लिए हाथ बुलंद नहीं हो गए होंगे दुआओं में? और तमाम वो लड़कियां जो कर्नाटका की हों या भारत में दीगर सूबों से ताल्लुक रखती हों, वो भी इस शेरनी को देखने के बाद बहुत इंस्पिरेशन लेंगी और मेरे ख्याल में वो भी अब ऐसे ही डटकर आगे खड़ी होंगी जब इस किस्म के इंतहा पसंद लोग उनके सामने आएंगे। साथ में आपको ये भी बताएं कि जब यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, उस वक्त जिस तरीके से तमाम दुनिया भर में हम देख रहे थे, पाकिस्तान में देख रहे थे, आवाज बुलंद की जा रही थी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, और मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो भी जुल्म सितम जो कश्मीर में ढाया जा रहा है बहन भाइयों पर हमारे, उसके खिलाफ वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी आवाज बुलंद की। और जब मुख्तलिफ ब्रांड्स ने आवाज बुलंद की तो क्योंकि इंतहा पसंदी की सोच है भारत में, इस वजह से उन ब्रांड्स का भारत में बायकॉट कर दिया गया। माया, ये देखिए, ये एहतजाज है, ये यकजहती का भी एक मुजाहरा है कि हम सब एक हैं, हमें आपस में एक होने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारे लोग जो शऊर याफ्ता गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी इस तरह की वीडियोस को देखने के बाद आवाज उठाते हैं और जरूर अपना जो है वो इजहार करते हैं कि ये इस तरह गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठाना फर्ज है हमारा। और ये आवाज़ मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत, जो कि इंतहा पसंद सोच वाली हुकूमत है, उनको ये बातें पसंद ना आई या ये पैगामात पसंद नहीं आए। लेकिन इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने रब्ता किया है। हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे सवेरे पाकिस्तान में। मारिया साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत में हिजाब पर हम जो पाबंदी है, उस पाबंदी के खिलाफ एक एहतजाज चल रहा है, और गुज़िश्ता रोज जो हमने देखा है, इस शेरनी की जो वीडियो सामने आई और वो मंजर आम पर आई, जिस तरीके से उस लड़की ने इन तमाम इंतहा पसंदों को जवाब दिया है, नारे लगाते रहे। आप क्या समझती हैं, ऐसे वाकयात को आप किस तरह देख रही हैं? आप क्या समझती हैं, ये भारत किस तरफ जा रहा है? देखें, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये इस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम की तरफ ये तमाम इंतहा पसंद सोच उनको लेके जाएगी, और जितनी ज़्यादा ये सरयत करेगी हिंदुस्तान के माशरे में, उतनी तेज़ी से हिंदुस्तान के माशरे का शराज़ा बिगड़ जाएगा। और इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क को कि अगर वो अपने शहरियों को उनके मज़हब के लिहाज से उनके ख़िलाफ़ रियासती तासुब का उनको शिकार करेगी और उनके अंदर उनकी जान, माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, तो ये मुमकिन नहीं कि वो शहरी वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर रह सकें। कोसोवो की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है, और अब जो सूरत हाल हिंदुस्तान में बन रही है, इसके बाद अपन हिंदुस्तान के अंदर एक और तकसीम देखेंगे। जी जी मारिया, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वाकई में शराजा बिखरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। मनफी सोच फरोख पा रही है। अब तो कश्मीरियों की हिमायत जरा भी इनको नहीं भाती। मारूफ ब्रांड के खिलाफ बाइकाट के मुतालबात, ये तमाम सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? देखें, जब तक आप हिंदुस्तान को इक़्तिसादी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप अपनी इन तमाम बाइकॉट्स को एक हकीकी
जो है रुतबा नहीं देंगे, यानी कि जहाँ उनकी इक़्तिसादियत को इक़्तिसादी तरक्की को ज़रूरत पड़े, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर तमाम हकूक़ बंद कर दिए, और ना सिर्फ ये उनको ये कहा है कि वो हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करें, और अगर वो हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करने से कासिर रह जाते हैं तो फिर इनको कुबत खानों या डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाए। ऐसी सूरत हाल में बाइकॉट यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान को एक भारी ज़रब लगाएगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं बल्कि उन तमाम मसनूआत और बिलखसूस वो तमाम मीडिया भी जो आप हिंदुस्तान का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी आपको एक बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, क्योंकि जब तक आप उनकी इंडस्ट्री को हिट नहीं करते, जब तक आप अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह नहीं करते, तब तक मुमकिन नहीं है कि ये तमाम बाइकॉट्स आपके लिए किसी किस्म की जो है बेहतरी की या कि कोई नवीद ऐसी नवीद लेके आएँ जिससे नवीद अहद एक नया जो ज़माना है उसके लिए एक याद रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल मारिया साहिबा, जिस तरीके से आप इस बाइकआउट का जिक्र कर रही हैं, फूड चेन हो या कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी हो जो बाइकआउट किया जा रहा है, अवाम का इनमें एक अलग मकाम होता है, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, मसला तो अब इमेज से कुछ बढ़ के निकल गया है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को अपने इमेज से ज़्यादा इस वक्त मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो हिंदुस्तान के अंदर अपने तमाम तर जो ताकत के आप एक तरह से कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ताकत के मुख्तलिफ़ सरमाए हैं या मुख्तलिफ़ जो चीज़ें, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सोच जो है इस वक्त एक बहुत नुमायाँ हैसियत रखती है। और अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि इंतहा पसंद सोच जो है सिर्फ मुसलमानों को अफेक्ट करेगी या सिखों को अफेक्ट करेगी, तो ये उनकी गलती है और ये उनकी भूल है, क्योंकि इंतहा पसंद सोच जब एक दफ़ा माशरे के अंदर सरैयत कर जाती है तो फिर वहाँ माशरा तरक्की नहीं करता, वहाँ माशरा आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वहाँ पसमानदगी जो है उस माशरे का मुकद्दर बन जाती है। और इसके साथ साथ ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए हिंदुस्तान को कि जब पहले इस तरह की इंतहा पसंद सोच बरसग़ीर में देखने में नज़र आई तो उसके बाद हिंदुस्तान टूट गया, ना सिर्फ पाकिस्तान बना बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ अंदरूनी खलफशार हैं उनके अंदर भी एक हकीकी मायनों के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए चैलेंज था। और अगर आज हिंदुस्तान इस इंतहा पसंद सोच को ख़त्म नहीं करेगा तो अनकरीब हिंदुस्तान को दोबारा अपनी तकसीम देखनी पड़ेगी, और ऐसी सूरत हाल में ये तकसीम सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नहीं होगी, ये मुसलमानों और जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनकी आज़ादी तक नहीं रुकेगी बात, इसके अंदर बहुत सारी अक़लियतें अपनी हक के लिए जंग लड़ेंगी, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान का जो नया नक्शा है वो शायद उनकी पहचान से भी दूर हो। मारिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो फिर नज़र आएंगे बड़े बड़े रिजल्ट के, सिर्फ पैसे के पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर अलग हुआ, तो इस दफ़ा आप ये कह रही हैं कि बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे। भारत में रहने वालों की मुनफी सोच आप नहीं समझती आलमी सतह पर भारतीय हुकूमत की इमेज के लिए एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? देखिए, जब एक तहरीक आज़ादी उस सतह पे पहुंच जाती है कि जहां वो लोगों के एहसासात की तर्जुमानी करती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि ताकत की ज़ोर से आप उसकी रवश तब्दील कर सकें। अब तहरीक आज़ादी कश्मीर एक हकीकत है, और तहरीक आज़ादी कश्मीर अनकरीब उनकी आज़ादी के अंदर तब्दील होगी। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वक्त का खेल है कि कब तक ये ताकत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये बात तय है कि अब कश्मीर आज़ाद होगा। लेकिन मारिया साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तो ब्रांड्स भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो भारत किस किस पर पाबंदी लगाएगा, किस किस को रोकेगा, किस किस की आवाज़ बंद करेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर आलमी दबाव भी बना, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी आपका साथ दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी साथ दिया, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो जंग मुसलसल है इसके अंदर ये मुमकिन नहीं कि आपने एक स्पीच की और उसके बाद आप रुके। इसके बाद आपको ना सिर्फ मुअत्तद जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना आप पे लाजिम है, लेकिन इसके साथ साथ एक जद्दोजहद मुसलसल के अंदर आपको तमाम कार्रवाइयाँ करनी ज़रूरी हैं जिसके तहत ये बात वाज़ेह हो सके कि आप ना सिर्फ कश्मीर के मामले पर संजीदा है, लेकिन आप कश्मीर के मामले पर किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। ये मुमकिन नहीं कि आप सिर्फ सियासी और माशी मावनत की बात करें लेकिन अस्करी मावनत के ऊपर आकर आप चुप जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें अब आपके लिए फ़र्ज़ हैं कि इसके लिए ना सिर्फ आप अपनी कौम को तैयार करें बल्कि हिंदुस्तान पर भी ये बात पावर करवाएं कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर ना चेहरा है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
वही वाली बात है ना माया जी कि पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए, अब ये वाली बात अगर करें, कश्मीरियों के हक में हमेशा आवाज़ उठाई, साथ खड़ा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात आई, लेकिन फिर क्या वजह है, जैसे कि शाहजेब ने भी पूछा कि फिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो नहीं बन पाया? क्या वजह लगती है आपको? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल हिंदुस्तान में देखने में नज़र आ रही है वो उसी किस्म की सूरत हाल है जो 1935 में मुसलमानों को जिसका सामना था, जिसमें हिंदू इंतहा पसंद जो है ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ करे थे, लेकिन इसके साथ साथ अब फ़र्क किया गया है कि अब पार्लिमानी दहशतगर्दी का जो है आपको ज़ोर देखने में नज़र आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पार्लिमान को इस्तेमाल किया गया है लोगों से उनके बुनियादी हकूक़ को छीनने में। और इसमें सर फहरिस्त जो हकूक़ जिनके छीने गए हैं वो मुसलमान हैं। और इसके साथ साथ जो 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तरफ से इक़दाम किए गए हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि अब हिंदुस्तान ना तो एक जमहूरी रियासत है, ना ही एक ऐसी रियासत जहाँ किसी भी अक़लियत के जो हकूक़ हैं वो महफूज रह सकें। और बिलखसूस जो पाकिस्तानी इलाके इस वक्त हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, यानी कि मकबूजा कश्मीर जो है, उसके अंदर उन्होंने कश्मीरियों के लिए तमाम हकूक़ और तमाम जो ज़िंदगी के रास्ते हैं उनको बंद कर दिए। अब ना सिर्फ ये बल्कि ये कि वो इस वक्त जो चीज़ देखने में नज़र आ रही है वो ये कि वो कश्मीरियों को एक ही ज़ोर दे रहे हैं कि अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो उसके लिए वो हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करें। उसकी जो शराइत हैं वो तकरीबन नामुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर और हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा, इसी तरीके से तो कभी ना कभी ये मसला कश्मीर ज़रूर हल होगा। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी कह रहे हैं कि मसला कश्मीर हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक पॉसिबल वे वो मुज़ाकरात हैं, जो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उन पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं इस काबिज फौज भारत की जानिब से, वो कभी ना कभी उससे आज़ाद ज़रूर होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। और इनफैक्ट यू नो व्हाट शाहजेब, सोशल मीडिया पर जिस तरह हमने कल शाहरुख खान के हवाले से भी कि उन्होंने लता मंगेशकर जी के डेथ पर जो है वो दुआ पढ़कर फूकी, उस पर और उनके बराबर में खड़ी हुई एक खातून जिन्होंने जो है वो अपना एक अपने हिसाब से अपने ट्रिब्यूट या अपने रिस्पेक्ट पेश कर रही थी, ये दिखाया, किसी ने लिखा कि ये है मेरा हिंदुस्तान। यानी कि वहां की आवाम भी ये समझती है कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी हो उसको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की खुली आज़ादी होनी चाहिए। और यही विजन होता है हर मुल्क का और मुल्क की आवाम का। रहिएगा हमारे साथ, सुबह सवेरे पाकिस्तान का विजन भी आगे बढ़ रहा है। मजीद खबरों और मजीद अपडेट्स के साथ वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ, और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक अहम मामला भी बताते हैं जो कि हम देख रहे हैं सिंध की सबसे बड़ी जामिया कराची में। और वो मामला ये है कि असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के एहतजाज के बायस जो इंतज़ामी निज़ाम है वो शदीद मुतासर है, बहुत नुकसान भी हो रहा है, बच्चों का भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो तदरीसी अमल है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुआ है। माया, तो शायद एजुकेशन कितनी अफेक्ट हो रही होगी जहाँ पर वो हैं, इतना बड़ा इदारा KU पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, जाने माना वाला इदारा है, वहाँ पर बच्चों की एजुकेशन इस तरह अफेक्ट हो रही है, और फिर वो माइंडसेट कितना अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, तकरीबन 9 रोज़ गुजर चुके हैं, तदरीसी अमल जो है वो बंद है। जामिया में जारी क्लासेस और इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। साथ में जो अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक मुतालबात तस्लीम ना हुए तो ये जो तदरीसी अमल है ये मुअत्तल ही रहेगा। और साथ में ये मुतालबा किया जा रहा है कि जितने भी उनके मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। साथ में एहतजाज का दायरा भी सिंध भर की जामियात तक फैलाया जाएगा, यानी कि इसको वसी किया जाएगा। और साथ में जो उनके मुतालबात हैं जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक ये जो एहतजाज है ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। मैं यही सोच रही थी कि उनके एग्जाम्स IQ सेट के उनके एग्जाम्स जो है मुलतवी हो गए, उनका पूरा साल, उनकी पूरी पढ़ाइयाँ, उनके पूरे प्लानिंग्स कि इस दफ़ा एग्जाम, जो भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक साल पूरी पढ़ाई करते हैं, भाई अब एग्जाम्स के बाद हम ये अचीव करेंगे, अब एग्जाम्स के बाद हमने ये अपना टारगेट जो है, इस गोल की तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे। यानी कि पूरा साल की पढ़ाई, इम्तिहान का प्रेशर, वो इम्तिहान मुलतवी हो जाना,
व्हाट डू यू थिंक शाजिब इफेक्ट करेगा? बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, और जैसे कि 9 रोज़ गुजर चुके हैं, इम्तिहानात बीच में आ चुके हैं, और वो इम्तिहानात भी अगर मुअत्तल हो जाएंगे तो जिस तरीके से माया भी बता रही हैं कि वाकई बच्चों का बहुत नुकसान होगा। जो तमाम तलबा और तालिबात हैं जिस तरीके से वो तैयारी करते हैं, और ज़ाहिर है एक बीच में गैप आ जाता है, इन एहतजाज की वजह से जो प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं उससे वो आपका जो कंटिन्यूटी है आपकी वो टूट जाती है, जिससे जो सिर्फ और सिर्फ मुतासर होते हैं वो बच्चे होते हैं, जो वहाँ के तलबा और तालिबात हैं वो मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मामले को बहुत जल्द हल होना चाहिए। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो जल्द से जल्द मुज़ाकरात करें, इन असातिज़ा से बातचीत करें ताकि जितने भी इनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जा सके। अगर वो पूरे नहीं भी किए जा रहे तो कम से कम इनसे बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए, ताकि तमाम जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो मुतासर ना हो, जो उनके एग्जाम्स हैं वो वक्त पर हों, और ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या वजूहात सामने खुल के आई हैं, या जो दायरा है वो कितना तंग हुआ है? कुछ आइडिया है क्या हो रहा है? जब स्टार्ट हुआ था 9 डेज पहले तो कितना बड़ा जो है एहतजाज था, फिर 9 दिन तक उसमें कितने लोग शामिल हुए, कितने सारे सवाल आते हैं? बिल्कुल तमाम असातिज़ा इसमें जो हैं वो शामिल हैं, और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इंतज़ार किया जा रहा है कि उनके मुज़ाकरात हो सकें या उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी उनके इम्तहानात हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं बच्चों के, साथ में तदरीसी अमल है वो भी शदीद मुतासर है, और साथ में मेरे ख्याल में ये एहतजाज चलता रहेगा और इसका दायरा वसी होता जाएगा, वसी तर होता जाएगा जब तक कि उनके मुतालबात नहीं मान लिए जाते। माँ बाप के ऊपर कितना प्रेशर है, वालिदैन जो है वो परेशान होंगे, बच्चों के पेपर्स नहीं हो रहे। आई एम वेरी श्योर शाजिब कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान है तो हम उनसे बहुत सारे सवाल बिल्कुल तो हम सवाल कर लेते हैं। सदर अंजुमन असातिज़ा शाह अली कदर साहब मौजूद हैं। शाह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले बताइएगा कि मुतालबात हैं क्या आप लोगों के, ये डेडलॉक क्यों बरकरार है? देखिए असल में मुतालबात जो हैं वो हमारे बहुत सादा से मुतालबात हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए यूनिवर्सिटी हमेशा जो है एक एक्ट कानून के तहत चलती है, और ये कानून जो है सिंध असम्बली ही पास करती है। अब इस कानून के अंदर जो है जो भी तरमीम करनी है वो सिंध असम्बली का डोमेन है और वो कर सकती है। सिंध असम्बली ने 2018 में एक तरमीमी एक्ट पास किया, जिसके नतीजे में जो है उन्होंने अपने जो है सिलेक्शन बोर्ड के अंदर तब्दीली की और उसके अंदर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड को भी शामिल कर दिया। अच्छा, 2018 के बाद भी कई सेक्रेटरीज आते रहे और इसके साथ साथ कई जो है सिलेक्शन बोर्ड भी होते रहे। अब प्रॉब्लम ये आई कि अभी एक नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, मुरीद साहब, उन्होंने जो है अभी 31 जनवरी को एक सिलेक्शन बोर्ड था और उसके अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करके ये कहा कि जी ये इसकी इजाज़त उनसे ली जाए। अब उनसे ली जाए का मतलब क्या होता है ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हम तो समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक एक्ट है, कानून है, और वो एक्ट जो है यूनिवर्सिटी का जो है सिंध असम्बली का बनाया हुआ है, तो उस एक्ट में तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी। ऑल्दो कि हम वो एक्ट हमें काबिल कबूल नहीं था टीचर्स को, मगर फिर भी जाहिर सी बात है कानून बनाया तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अगर वो आके उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड ख़त्म करा दिया, अब उसकी वजूहात जो है शायद वही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से। अच्छा, तो लेकिन सर वो वाली बात है कि उन्होंने जो कहा कि जी प्लीज कंटिन्यू, जी प्लीज बताइए। मैं दूसरा मसला ये था कि हमारे यहाँ जो है वो सिलेक्शन बोर्ड जो है एक प्रोसेस के ज़रिए होते हैं और कई दहाइयों से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक प्रोसेस के तहत ही सिलेक्शन बोर्ड होता है और उसके अंदर बाकायदा ऐड आता है और वो ऐड जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए आता है। तो उसमें ऐड के अंदर जो है वो अप्लीकेंट यूनिवर्सिटी के इंटरनल लोग भी होते हैं और बाहर से भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, तो उन्होंने अभी फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने ये सिलेक्शन बोर्ड ख़त्म कराने के बाद एक जो है उन्होंने एक लेटर भेज दिया सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने रूल्स ऑफ प्रमोशन जो है वो उनके साथ उनको जो है वो भेजें, तो फिर वो अप्रूवल करेंगे। भाई आप कौन होते हैं अप्रूवल करने वाले? सिंध असम्बली ऑलरेडी कर चुकी है और कई सालों से कई दहाइयों से जो है वो रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक साहब आके अगर इस तरीके से बात करते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी कहाँ गई? यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी तो कहीं नहीं रही। फिर यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तारी का जो दर्स है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटियाँ तो एक जहन साजी करती है ना, अब जहन साजी कैसे करेंगे जब आप एक इन्वायरमेंट ही आप तब्दील कर देंगे? तो ये एक ये स्टार्ट था चीज़ों का। और इसके साथ साथ फिर आप कई चीज़ और चले जाइए। यूनिवर्सिटीज़ को जो है पिछले 1.5 साल से हमें इवनिंग बिल हम पढ़ाते हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, इवनिंग बिल मिल नहीं रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इवनिंग बिल नहीं मिलते तो हम 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की आती है कि सिंध गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे और टीचर्स के जो मेडिकल बिल है वो क्लियर करे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और फिर वो काफ़ी ज़्यादा वो इस अमल के बाद सेक्रेटरी साहब के वो ज़्यादा हाईलाइट हो गई। किसी नुमाइंदे से मुलाकात हुई है, कोई अब तक मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, कोई बातचीत करने की, कोई राब्ता करने की इसी मामले पर? जी हमसे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमारे सूबाई वजीर हैं इस्माइल राहू साहब, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है और जो है उन्होंने हमें मंगल का टाइम दिया था, मगर हमारे मंगल को हमारे पूरी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के तमाम यहाँ पे टीचर्स जमा थे कराची यूनिवर्सिटी में, और वो जाहिर सी बात है ये लेटर तो जो उन्होंने लिखा है सेक्रेटरी साहब ने वो तो पूरी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को लिख दिया। अब वो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हम तो कई सालों से जो हमारा प्रमोशन रूल सेट है, तो वो तमाम के तमाम लोग जो है एक एहतजाजी मतलब एक समझ लें कि मीटिंग थी हमारी कल फवासा सिंध की, तो वो उसमें फवासा पाकिस्तान भी के सदर भी शामिल थे। तो वो फिर हमने कल नहीं तो आज इंशाअल्लाह ताला हमें अभी उन्होंने टाइम दिया है 10:30 पौने 11 का, तब इंशाअल्लाह ताला उनसे मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे सूबाई वजीर साहब को कि भाई आपके सेक्रेटरी जो है वो जो है एक तरह से आपकी हुकूमत कोई टीचर्स के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अली साहब, बड़ी उसके साथ इजाजत के साथ मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर बच्चों की फ्यूचर का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, बच्चों के एग्जाम्स जो है वो मुलतवी हो गए उनका सवाल है। मैं उनकी तरफ से एक सवाल करना चाहूंगी कि ये जितना भी मामला आप बता रहे हैं कि जो ये आए इन्होंने कहा कि मेरी हिसाब से चलोगे, मुझसे परमिशन लोगे, जबकि एक SOPs बना दी गई हैं कि जी जो है क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह फॉलो करना चाहिए, ये क्या बातचीत से नहीं हो सकता था? क्या ऐसा कोई कदम नहीं लिया गया कि पहले इनको बात की जाए कि भाई आपसे लेने की जरूरत है ही नहीं, हमें तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले ही इजाजत दी हुई है, तो इतना एक्सट्रीम ना होता? कोई बातचीत पहले हुई थी, कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई थी? प्लीज बताइएगा। जी इनिशियली लेवल पे तो ये बात जो है सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान के दरमियान ही हुई थी। जाहिर सी बात है वो सेक्रेटरी साहब जो हैं 2018 में जो तरमीमी एक्ट आया उसके ज़रिए वो जो है सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर बने, पहले तो वो नहीं थे। तो ये बात सिलेक्शन बोर्ड के दरमियान बैठ के हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की। हमारे सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान ने भी कहा कि अगर आपको जो है कोई इख्तिलाफी नोट देना है आप बिल्कुल दे दीजिए, तो मगर उसके बावजूद भी वो इंसिस्ट करते रहे कि नहीं इजाज़त उनसे ली जाए। अच्छा अब ये तो मामला, अच्छा ये जो सिलेक्शन बोर्ड हो रहा था एक्चुअली ये भी अदालत के हुक्म पे ही हो रहा था। हमारे एक साथी जो है अदालत चले गए थे और क्योंकि वो एक दिन रिटायर हुए थे तो फौरी तौर पे तो उन्होंने अदालत ने कहा कि 15 दिन में जो है वो इसको सिलेक्शन बोर्ड उनका कर दिया जाए, तो अदालत के हुक्म पे सिलेक्शन बोर्ड हो रहा था। अगर कोई लेटर जो है बकौल सेक्रेटरी साहब के कोई था जिसमें इजाज़त तलब करने का कहा गया था, हमने तो नहीं देखा वो लेटर, मगर कोई अगर है तो अब अदालत के हुक्म के बाद तो वो लेटर जो खत्म, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है ना। तो बेसिक अब अच्छा जहाँ तक आपने बात की कि बच्चों के मामलात का जब बच्चों की तालीम का, तो हम यकीन जानिए टीचर्स हम समझते हैं कि हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। भाई मिडिल क्लास के बच्चे भी अब शायद नहीं आते होंगे हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में। प्रॉब्लम ये बन रही है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें इनका जो है नुकसान हो रहा है 8 दिन 10 दिन का, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप जो है हम ये वादा कर चुके हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कहा कि हम ये बच्चों से वादा करते हैं, उनके माँ बाप से वादा करते हैं कि हम इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके और जो है ना हम इनका कोर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ, अभी तो इम्तहान का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, तो हम तो बच्चों के साथ ही होंगे, हम अपने तलबा को नहीं छोड़ेंगे अकेला। चलें वेरी गुड, ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद थे सदर असातिज़ा एसोसिएशन से अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए और आपने जो है हमें थोड़ा सा हमें हेल्प की समझने के लिए। बस हमारी दुआ यही है कि हम लोग यही परेशान हो रहे थे कि बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, उनके एग्जाम्स, उनका साल, उनके ऑब्वियसली जो भी जिस तरह माँ बाप पढ़ाते हैं शाहजेब, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पढ़ाया। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट चीज़ है, 9 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। आई जस्ट होप कि कल का सूरज जो हो, तुलू जो हो, तो ये जो एहतजाज है ख़त्म हो जाए। लेकिन शाहजेब एक और चीज़ है जो ख़त्म नहीं होके दे रही है, और वो है महंगाई, जिसका हम रोज़ाना की बुनियाद पर जिक्र करते हैं। महंगाई बढ़ती ही जा रही है और
और अब ये हम नहीं कह रहे, जिस तरीके से पहले तो आवाम शिकायत कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब कुछ सर्वेज भी किए जा रहे हैं जिन सर्वेज से पता लग रहा है कि कितने फीसद अखराजात लोगों के बड़े हैं। क्योंकि जब हम आमदनी का जिक्र करते हैं तो आमदनी हमारी उतनी ही है, लेकिन जो अखराजात हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जैसे कि अगर इस सर्वे का जिक्र करें तो महंगाई के बायस खर्चे पूरे ना होने की शिकायत करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हुआ है, उनकी तादाद बढ़ गई है। जो प्लस सर्वे है उनके मुताबिक जुलाई 2020 में तकरीबन 59% लोगों ने माहाना अखराजात पूरे ना होने का शिकवा किया है। वाह, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, वो वाली बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो यानी कि वो वाली बात है कि इस तरह आपने बताया 28% से ने उधार लेने पर मजबूर कर दिया है इस महंगाई के वक्त ने। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI मेंबर PM एडी काउंसिल आबिद कयूम सरी साहब। बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं। सिपा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपको सब खुशामदीद भी कहेंगे, और हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम होती जा रही है। साथ में जिस तरह IMF शराइत पेश कर रहा है, सख्त इक़दामात हुकूमत उठा रही है वो तमाम शराइत पूरी करने के लिए, आप क्या समझते हैं आम आदमी की जिंदगी मजीद मुतासर होने जा रही है आगे? जी, जाहिर है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है वो पिंच करती है, वो जो आमदनी का लेवल होता है उसके हिसाब से जो कम आमदनी वाले अफराद होते हैं उनको उसका बहुत ज़्यादा जो है महसूस होता है। जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है उनको शायद इतना फील नहीं होता, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, और ये एक्सटर्नली ड्रिवन इन्फ्लेशन है, उसका अगर मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं ये 7 सालों की तारीखी बुलंद सतह पे हैं, $90 पर बैरल को क्रॉस कर चुकी हैं। अब शायद ये $90 से नीचे नहीं आएंगी, ये इनका ऊपर जाने का इम्कान है। तो उसमें हुकूमत के पास एक लिमिटेड वसाइल हैं जहाँ तक कि वो इसको कंट्रोल कर सकती है इनकी कीमतों को। जैसे कि 1 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर ने कीमतों में इजाफा नहीं किया, लेकिन 15 फरवरी को भी अगर इजाफा नहीं करते तो जाहिर है कि वो रेवेन्यू का लॉस होगा। जब रेवेन्यू लॉस होता है तो उसके और बहुत से मसाइल जो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी मुश्किल बना रहे हैं, और ये इक्वली पेनफुल सिचुएशन है हुकूमत के लिए और आवाम के लिए, बढ़ती हुई महंगाई। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। गुज़श्ता दिनों जो है हमने सुना कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो कर्जा ले रहा है। क्या बैरूनी कर्जे जो है मुल्क में महंगाई पर असरअंदाज होते हैं? पहली बात तो ये है कि जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी, शायद दौरा चीन के बारे में भी था कि वहाँ से कुछ 3 अरब मांगे जाएंगे, उज़्बेकिस्तान से 1 अरब मांगा जाएगा वगैरह वगैरह, तो उनमें कोई सदाकत नहीं थी। पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में है, IMF प्रोग्राम एक्टिव है। पाकिस्तान शायद कोई सकूक बॉन्ड वगैरह जो है वो तो इशू करे अपनी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरा करने के लिए, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक फ़िलहाल वो किसी नए मुल्क से कर्ज मांगने नहीं जा रहा है। जब आप कर्जा लेते हैं तो उसके दो होते हैं, 2 तरह के असरात। एक तो ये होता है कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जाहिर है वो एक एश्योरेंस आ जाती है कि आपके पास अगले 3 माह की इंपोर्ट के डॉलर्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस पर जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है, और यही वजह है कि मुल्कों से कर्जा लेने की बजाय IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB के साथ मामला तय करना ज़्यादा आसान है। मैं याद दिलाता चलूँ नाज़रीन को कि आज से कुछ अर्सा पहले जबकि मलेशिया में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामी ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब नहीं गया था, पाकिस्तान अनाउंस करने के बावजूद नहीं जा सका। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से इस वक्त डेफर्ड पेमेंट पे उस वक्त तेल ले रहा था। तो ये जो बैरूनी ममालिक से कर्जे लेना है बायलैटरल, वो जितने भी आपके दोस्त ममालिक हों वो कहीं ना कहीं आपकी जो सॉवरेनिटी और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पे वो असरअंदाज होते हैं, और इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस के साथ मामला तय करना ये शायद ज़्यादा बेहतर है मुल्कों के साथ कर्जे लेने। सर IMF के साथ ये आसान तो है, लेकिन साथ में ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि IMF ने नया हाउसिंग पाकिस्तान स्कीम जो है उसको रोल बैक करने की तजवीज़ दी है, सर इस बात में कितनी सदाकत है? आप क्या इस पर बताएंगे हमें? देखिए, अगर तजवीज़ कुछ ऐसी, अव्वल तो मुझे इसका मालूम नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी तजवीज़ दी भी है तो ये पाकिस्तान के अपने स्वाबदीद में है कि पाकिस्तान इसको रखना चाहता है या इसको ना मानने। इसका कोई IMF की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हैं उनकी कुछ शराइत उनमें ये शामिल नहीं है। IMF को जो मेन कंसर्न है वो बिजली के बढ़ते हुए सर्कुलर डेट से है, एनर्जी के सर्कुलर डेट, बिजली, गैस और ये पेट्रोल। IMF को जो कंसर्न है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस से है। IMF को जो कंसर्न है वो आपके रेवेन्यू साइड पे है कि आप
कितने जो टैक्स नेट है उसको कितना वसी करते हैं, कितने नए लोगों को लेके आते हैं। एज सच नया पाकिस्तान को डायरेक्ट IMF की किसी शर्त के अंडर को खतरा नहीं है। कमर्शियल बैंक्स हैं वो उस पर लोन दे रहे हैं, वो अपनी शराइत पूरी करने के बाद लोन दे रहे हैं। जाहिर है कि IMF मेरा नहीं ख्याल कि इसको प्रोग्राम जो है वो इससे मुतासर होता है। हर तबका महंगाई से जो है वो तासर है, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट होता है। लोग उधार लेने पर मजबूर हैं। जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई आलमी मसला है। क्या हमारे पड़ोसी ममालिक में भी हालात ऐसे ही हैं? बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में इसी तरह के हालात हैं, आप कहीं भी देख लें। जाहिर है कि जब तेल की कीमतें जो है वो 7 साल के बाद इतनी बुलंद तरीन सतह पर जाएंगी तो वो तमाम ममालिक जो कि एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए उनके यहाँ ऑटोमेटिक महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इवन आपका जो डेवलप्ड वर्ल्ड है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन जो है वो 1 या 2% से ऊपर कभी नहीं गई थी। वहाँ पे आप देखें तारीखी महंगाई है। आप यूरोप को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, इवन आप साउथ एशिया को देख लें, हर जगह पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। और इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि आप ये कह सकें कि जनाब फलां चीज़ कर लो और महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। इवन हमने देखा तैयब अर्दगान उन्होंने कोशिश की स्टेट बैंक को पे असरअंदाज होकर कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए जाएं और उसका नुकसान ये हुआ कि टर्किश करेंसी जो है वो आपने देखा कि पिछले 1 साल के दौरान वो कितने गुना उसकी वैल्यू जो है उसमें कमी आ गई। उसमें आज जो महंगाई की शरह है वो 45% इन्फ्लेशन उससे ऊपर चल रही है। तो ये जो इस वक्त वंस इन अ सेंचुरी सिचुएशन है कोविड की, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं और उन साइड इफेक्ट्स में पूरी दुनिया जो है वो मुतासर। अब साहब यहाँ पर ये भी बताइएगा कि चंद माह बाद हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट है, वफाकी बजट वो पेश करना है और मिनी बजट ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो बजट अब आने जा रहा है वो अवाम दोस्त बजट होगा? ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो हैं वो मई जून तक क्या वो स्टेबल होती हैं कि नहीं। अगर रशिया और यूक्रेन की टेंशन मजीद बढ़ती है तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है इनमें मजीद एकदम से इजाफा हो जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ अमन हो जाता है तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी, क्योंकि रशिया 1/3 एनर्जी सप्लाई कर रहा है इस वक्त यूरोप को, गैस जो है। तो रशिया और यूक्रेन की टेंशन की वजह से भी एनर्जी की प्राइसेस जो है उनमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो इस वक्त अपने अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो है वो ओमिक्रॉन है कि ओमिक्रॉन जो है उससे जो कोविड-19 है उसके कौन से वेरिएंट उस वक्त होंगे और पाकिस्तान का कैसे मुकाबला कर रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन वर्स्ट होती है तो आप देखेंगे कि IMF जो है वो भी अपनी शराइत रिलैक्स कर देगा, जैसे कि उसने पिछले 2 साल किए रखी। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बाकी दुनिया जिनके साथ आपके मामला चल रहे हैं वहाँ पे जो है एक इकनॉमिक स्टैग्नेंसी आती है। तो ये ओमिक्रॉन कैसे अनफोल्ड होता है ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरी इम्पोर्टेंट सिचुएशन जो है वो आपकी इस वक्त अफगान सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है उसको डायरेक्टली खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसका जो है नुकसान वो हमें हो रहा है। जी बिल्कुल, तजारती खसारा बढ़ रहा है। अब हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो उसमें बेहतरी भी आई है, बहुत इजाफा भी हुआ है, फिर तजारती खसारा क्यों बढ़ रहा है? खसारा अगर आप इसमें से तेल की कीमतें निकाल दें, खुर्दनी तेल और पेट्रोलियम, तो आप देखेंगे कि तजारती खसारा तकरीबन बैलेंस्ड में है। ये जो इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और जो तजारती खसारा बढ़ रहा है उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान ने इम्पोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो उन इम्पोर्ट्स की जो कि पाकिस्तान कर रहा है उनकी कीमतों में इजाफा होगा। और सबसे बढ़ के ये जो एनर्जी प्राइसेस है और जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस हैं इनमें इजाफा होने की वजह से भी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप बजट का भी जिक्र कर रहे हैं वो भी अवाम दोस्त बजट आए, कुछ अवाम को भी रिलीफ मिले। मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन तमाम मामला पर बातचीत हो रही थी। माया बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातचीत और भी बाकी है, तो मेरा ख्याल है हमारा कप का गरम जो है वो गरम चाय आ रही है। आप भी थोड़ा सा वक्फा लीजिए, रहिएगा हमारे साथ। एक चाय की ब्रेक आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं। विल बी राइट बैक। चाय की चुस्की लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान।
ये फोटोग्राफर है शाजिब जिसने कमाल कर दिया है। कमाल बिल्कुल कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है जब फोटोग्राफी करनी होती है तो फोटोग्राफी को एक स्टोरी में बयान करना एक अच्छे कैप्शन के साथ ये बड़ी महारत होती है। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं एक पाकिस्तानी मशहूर फोटोग्राफर का मुत्तहदा अरब अमारात में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुबई एक्सपो जारी है, उस दुबई एक्सपो में जो नुमाइश की गई अक़वाम मुत्तहदा के ज़ेर एहतमाम, उस नुमाइश में पाकिस्तानी नौजवान फोटोग्राफर जुल्करनैन की तस्वीर ने धूम मचा दी है। और वो धूम इसलिए भी मचाई है जैसे कि हम देख रहे थे, वाकई वो उसको कवर फोटो भी बना लिया गया है, बिल्कुल नुमाइश से कवर फोटो बन चुकी है। साथ में जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जो कैप्शन था, जो साथ में कहा गया था कि हम कैसी दुनिया चाहते हैं, जो उन्वान रखा गया था इस नुमाइश का, वो ये रखा गया था कि हम कैसी दुनिया चाहते हैं, जिसमें तकरीबन दुनिया भर से 130 ममालिक से 50,000 से ज्यादा तस्वीर मौसूल हुई, जिसमें हमारे जुल्करनैन की तस्वीर भी शामिल थी। और साथ में नुमाइश की कवर फोटो के तौर पर मुंतखब किया गया है इनकी फोटो को। और अब आपको ये बताते हैं कि इन्होंने जो कैप्शन लिखा तस्वीर के साथ वो कुछ यूं था कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां बच्चे अपनी आंखों में रोशनी और दिलों में उम्मीद लेकर बड़े हों। बहुत ही खूबसूरत कैप्शन है और यकीन तौर पर खूबसूरत तस्वीर भी हैं। तो इससे खूबसूरत इंसान से हम बात भी कर लेते हैं। जुल्करनैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो में। सबसे पहले जुल्करनैन आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपकी कवर फोटो के लिए मुंतखब की गई है पिक्चर, ये आपने कब और कहाँ खींची थी? जी मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुशाब से है, तो साथ में एक गांव है उखली मौला, ये मेरे गांव की एक फोटो है। ये एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट था अगोरा इमेजेस और यूनाइटेड नेशंस का, तो जिसका टाइटल था द वर्ल्ड वी वांट। उसमें ये मैंने फोटो अपने गांव में बनाई थी और उसमें मैंने ये सबमिट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्ट हुई। और फिर ये उस जो एग्जीबिशन थी उसका कवर फोटो भी बनी और यूनाइटेड नेशंस ने इसको मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिबिट किया, जिसमें से अभी हालिया ये दुबई एक्सपो में डिस्प्ले हो चुकी है। तो बस ये कहानी है जी इस फोटो की। हाउ नाइस, हाउ नाइस, हाउ नाइस। क्या हम लोगों ने आपको ये बात बताई कि हम आपकी इस अचीवमेंट पर और आपके इस रुतबे पर दुनिया में जो आपका नाम रोशन हो रहा है, हम कितने प्राउड फील करते हैं, हमें कितना फख्र है आप पर, और हम सबकी तरफ से, पूरी हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सवाल वो ये है कि हर तस्वीर अपने आप में एक स्टोरी लाइन रखती है। टिवाना साहब, आपको क्या लगता है कि इस तस्वीर के जरिए आप जो कहानी बयान करना चाह रहे हैं वो क्या है? देखिए, कहानी तो जैसे कि इस एग्जीबिशन का, इस कॉन्टेस्ट का टाइटल ही था द वर्ल्ड वी वांट, कि आप कैसी दुनिया चाहते हैं। तो मेरी नज़र में मैं क्योंकि एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने अपने नज़र से जब उसको देखा तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेरा जो तस्वर है जिसमें बच्चों के बारे में मैंने ये कैप्शन दिया और उन्हीं बच्चों की जो एक उनकी आंखों की चमक और उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, वो उसको इस तस्वीर में कैप्चर करने में मैं कामयाब हुआ। और उसी का कैप्शन जो है वो इस फोटो के साथ बहुत रिलेट कर रहा है। और जो ये एग्जीबिशन है ये उसके मुताबिक फोटो थी, तो इस वजह से शायद इसको इतनी कामयाबी मिली। अच्छा जुल्करनैन, हम देखते हैं कि जितने फोटोग्राफर्स हैं उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, इसलिए कहते हैं कि माइक्रो फोटोग्राफी वो तरीके से करते हैं कि बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा अच्छा हाईलाइट कर लेते हैं अपने फ्रेम्स के ज़रिए, अपनी फोटोग्राफी के ज़रिए। आपने फोटोग्राफी का आगाज़ कब किया था, कैसे किया था? क्या शौक़ आपको ऑलरेडी था या कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ आपने सोचा कि अब चलें फोटोग्राफी कर लेते हैं, तो हुआ क्या था? असल में शौक़ तो जी मुझे बचपन से ही था, खुशी होती थी। तो जैसे अब पुराने दौर में चले जाएं तो जब रील वाले कैमरा होते थे, तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब जब मुझे कैमरा लेके दिया उन्होंने, तो उसमें जो रील होती थी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती थी हमारे पास शूट करने की, डिजिटल आने से पहले। तो मेरे पास जो रोल होता था वो सबसे कम टाइम में सब बहन भाइयों में खत्म हो जाता था, मतलब कि मैं उसे बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लेता था। फिर उसके बाद जब डिजिटल दौर आ गया तो हमें मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट तो नहीं रहेगी कैप्चर करने की, लेकिन चीज़ों को कीनली देखना बहुत ज़रूरी होता है फोटोग्राफी में। और जो आपने सवाल किया उसमें शौक मुझे था, फिर मुझे इसको थ्योरी पढ़ने का थोड़ा सा दिल हुआ, तो शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि मैंने अपनी तालीम का इंतखाब भी अपने शौक के मुताबिक किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से
मास्टर्स किया फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में, तो जो उसमें मैंने थ्योरी और बेसिक्स पढ़ी, उन्होंने मुझे शौक को मजीद एनहांस करने में और पॉलिश करने में बहुत मदद की। How nice, how nice. अच्छा टवाना साहब, ये बात ऑब्वियसली दोहरा भी दी जाए कि 130 ममालिक ने जो है इस मुकाबले में या इस ऑनलाइन एग्जीबिशन में अपने जो है वो शमूलियत की। 50,000 से ज़्यादा तस्वीरें पूरी दुनिया से जो है वो इकट्ठी गई। 50,000 लाइक 50 तस्वीरें, 500 तस्वीरें, 5,000 तस्वीरें नहीं, 50,000 तस्वीरें। जब इस मुकाबले में आप जा रहे थे और शरीक हो रहे थे, उस वक्त क्या लग रहा था, क्या फीलिंग्स थी, प्लीज सबसे शेयर कीजिएगा। हकीकत बात यह है कि काम को काम समझ के काम किया, कोशिश की और अपनी पिक्चर सबमिट की। उम्मीदें सारी अल्लाह ताला की ज़ात से थी जी, तो बस ये इतनी उम्मीद नहीं थी। अगर सच कहूँ तो ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं शायद कि ये फ़ोटो मुझे इतना नाम दे गई। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हुई कि जब मैंने इस फोटो के साथ, अपने नाम के साथ अपने मुल्क का नाम देखा, वो भी एक इतने बड़े इवेंट पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कितने फख्र की बात होगी वो, बिल्कुल। अच्छा जुल्करनैन, जिस तरीके से हम ये बात करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन बात कर रहे थे कि आपकी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन होती है जो फोटोग्राफर्स होते हैं ख़ास तौर पर, लेकिन जिस तरीके से आपने फोटोग्राफी का आगाज़ किया और अभी आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि एक फोटोग्राफर के लिए, जैसे कि आपकी ये पिक्चर इतनी मशहूर हो गई और आप वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पिक्चर के लिए कैमरा क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है, या आपके ख्याल में जो एक सोच है और जिस तरीके से हम एक स्टोरी बताते हैं एक पिक्चर के थ्रू, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक आम कैमरे से भी एक अच्छी तस्वीर खींची जा सकती है, या एक बेहतरीन कैमरे की जरूरत है? मैं आप चाहता हूं कि आप तमाम नौजवानों को आज ये पैगाम दें। हाँ, और साथ ये भी बताइएगा कि आपके अभी आगे का क्या प्लान है, इस एग्जीबिशन के बाद, इस मुकाबले के बाद आपका नेक्स्ट क्या आपका जो गोल है? प्लीज दोनों के जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि कैमरा कहीं ना कहीं मैटर करता है, आपका जो इक्विपमेंट है वो मैटर करता है, लेकिन किसी भी मेरे ख्याल से जो बेहतरीन तस्वीर है वो एक बेहतरीन कहानी है, और कहानी को बयान करने के लिए आपको कोई हाई एंड इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके जहन में एक तस्वर है, जो तख्लीक है वो आपके दिमाग में है, कैमरा उसको एग्जीक्यूट करता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें भी कोई चीज़ पसंद आती है, लेकिन उस मोमेंट पे हमारे पास हमारा शायद वो प्रोफेशनल कैमरा नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो मौजूद है जेब में, जैसे आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, तो हम उससे तस्वीर बना देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी पॉजिटिव चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए या किसी भी कहानी को बयान करने के लिए, जो एक अच्छी तस्वीर, एक मुकम्मल तस्वीर, एक मुकम्मल कहानी है, उसको बयान करने के लिए कोई हाई एंड इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आपका तस्वर अच्छा हो और आपका तस्वीर बनाने का अंदाज अच्छा हो, तो कोई भी किसी किस्म का भी कैमरा काम कर सकता है। क्योंकि आज से जितनी भी तरक्की फोटोग्राफी के इक्विपमेंट में हो चुकी है, फोटोग्राफी तो इससे बहुत पहले से है। मतलब कि ब्लैक एंड वाइट पिक के दौर भी था, उसके बाद एनालॉग का दौर भी था, फिर डिजिटल हो गई चीज़ें। तो मेरे ख्याल में तस्वर और तख्लीक ज़्यादा मैटर करती है इक्विपमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिर में जुल्करनैन, जैसे कि माया भी जिक्र कर रही थी, क्या पैगाम देना चाहते हैं नए आने वाले फोटोग्राफर्स को? मैं नए आने वाले फोटोग्राफर्स को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में हर चीज़ का और हर कामयाबी का एक वक्त होता है। मैं काफ़ी तवील अरसे से फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन कभी कभी लोगों की कामयाबियाँ देख के और खुशियाँ देख के इंसान है, कहीं ना कहीं उसको कई तस्वर आते हैं, लेकिन इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। मैंने अपनी इस हालिया अचीवमेंट से ये सीखा और मेरे लिए ये सबक था कि ज़िंदगी के मुस्बत अंदाज से लेना ही असल अचीवमेंट है। आप जिस हाल में हैं उसमें खुश रहें, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें और उससे अच्छे की उम्मीद करें। जो आपका वक्त है और जो आपकी कामयाबी का तयन अल्लाह पाक की ज़ात कर सकती है,
क्योंकि ही इज द मास्टर प्लानर। हमारे बिल्कुल सारे ठीक। प्लान्स, हमारी सारी उम्मीदें, बिल्कुल ठीक, सब में मास्टर लगी। प्लान, जबरदस्त बात की है जुल्करनैन। ये आपके लिए प्लान था जो आपने सोचा नहीं था कि वाकई में इतनी इज्जत आपको मिलेगी, लेकिन उम्मीद आपने अल्लाह से रखी। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए और मजीद फोटोग्राफर्स के लिए एक मशल बनते रहिए ताकि वो भी इस तरह से मेहनत करें और उम्मीद सिर्फ रब ताला की जात से रखें। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ और बहुत ही जबरदस्त एक बैंड है जिसमें सिर्फ खवातीन है और एक जबरदस्त की मीठी सी खबर है, बहुत ही मीठी खबर केक है। का मोची। केक का मोची, ये बिल्कुल, क्या? उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। हम जब लाहौर में थे तो हमने आपकी बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ों से मुलाकात करवाई और उनका असर अब तक है क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी वीडियोस देखी जा रही हैं और हमारे शो की बहुत ज्यादा जो है वो तारीफ की जा रही है। बरीना और अलिशबा याद क्या आती है। अलिशबा, बिल्कुल अरीबा और बरीना और अब्दुल्ला, हमने तीनों को हम याद भी कर रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं। साथ साथ इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। लेकिन आई थिंक लाहौर में एक के बाद दीगरे जो है वो टैलेंट उभर कर आ रहा है। शाहजेब, ऑल गर्ल्स बैंड, मतलब जब सुना मैंने कहा हो नहीं सकता, मतलब ऐसे कहते चलो सिंगर मेन वोकलिस्ट हो सकती हैं, चलो जाहिर है मैं ड्रमर हूँ तो चलो ड्रमर भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा बैंड जो है वो खवातीन का है और उनके चैलेंजेस बिल्कुल अलग। ये 2016 में जो है इसको बनाया गया इस बैंड को, और जब बनाने वाले जो आइडियाज थे वो क्या थे, क्यों ऑल गर्ल्स बैंड हुआ, फिर उसके बाद एक पॉप म्यूजिक के ऊपर एक डिफिकल्ट टाइम आए, तो शाहजेब फिर भी अब तक वो बैंड जारी और बिल्कुल। सारी। इस मुनफरिद बैंड के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात भी आए क्योंकि जाहिर बात है खवातीन के लिए ऐसा बैंड बनाना, उसको चलाना, परफॉर्मेंस करना, बहुत सारी मुश्किलात यकीनी तौर पर आई होंगी, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। ये टैलेंटेड गर्ल्स जो बैंड है, ये ऑल गर्ल्स बैंड हमारे साथ मौजूद है और हमें शो में ज्वाइन किया है सबसे पहले पाकिस्तान ने ईमान हुसैन जो कि लीड वोकलिस्ट हैं, साथ सुमेरा वारिस हैं तबला, मिशाल फहीम में ड्रम्स पर। आप तीनों को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। कैसी हैं आप तीनों, ठीक ठाक हैं? जी हम सब ठीक हैं। जबरदस्त जी, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में थोड़ा सा अफसोस भी है कि हम आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि सिर्फ 2 दिन का फर्क था, वरना जरूर आप लोगों से लाहौर में मुलाकात होती। तो सबसे पहले बताइए कि ये म्यूजिक का तड़का और जो है वो जो ऐसा कुछ लग जाए, ऐसा स्टार्ट हो कि जब हम स्टार्ट करें आपका इंटरव्यू तो उसी तड़के के साथ करें। जी मान अभी ये हमारी जो लीड वोकलिस्ट है, अभी हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। Alright. ठीक है, ओके। क्या वाह भाई बात वाह, है, क्या जबरदस्त। बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, कहून पर है ये बेसिकली आई प्ले कहून माई सेल्फ, तो अभी मैंने देखा तो कहून कर रही हैं, जबरदस्त। मिशाल, क्या बात है आपकी। अब अगला सवाल मेरा ख्याल है शाहजेब की तरफ से जाना चाहिए, ऑल गर्ल्स बैंड के लिए। बिल्कुल, ऑल गर्ल्स बैंड। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो आप लोग माशाल्लाह आप लोगों का बैंड है जो बना 2016 में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, कितना मुश्किल था ये सफर। मैं कह लूं कि ये लड़कियों के लिए एक बैंड बनाना, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस होना और इस तरीके से आगे बढ़ना, और माशाल्लाह आप लोग कामयाब भी हो रहे हैं इसमें। लेकिन जो पूरा सफर था, कितना एक कठिन सफर था, कितना मुश्किल सफर था, इस बारे में बताइएगा पहले कुछ। अच्छा, ये जब हमने स्टार्ट किया था बैंड, क्योंकि ये जुल्फी भाई ने आइडिया सोचा था, तो नेस्कैफे बेसमेंट से ये बना था बैंड। तो उसके बाद ये एक ही सॉन्ग था, उसके बाद हमें पता नहीं इस तरह चलेगा, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा इसको रिस्पांस बहुत अच्छा दिया था, क्योंकि सब लड़कियां थी। तो उसके बाद हमने जब शो स्टार्ट किए, तो जब चला बैंड, लोगों ने जब देखा, क्योंकि अब जब भी कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं हुआ होता, उसके लिए लोग बातें भी करते हैं, क्योंकि सब लड़कियां थी तो काफ़ी मुश्किलात आई थी। लेकिन अभी जैसे जैसे चला है, हमने किया है इसको, तो अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं लोग और काफ़ी खुश होते हैं इस चीज़ से। क्या बात, क्या बात है। और जैसे आपने कहा कि लोग हर तरह का जो है वो इजहार करते हैं, तनकीद भी आई, सब कुछ आई, लेकिन जो पसंद करते हैं और जो मोहब्बत करते हैं, उनका इजहार कैसे होता है? बहुत ज़्यादा लोग भी लाइक कर देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं।
और फिर हमसे और वीडियोस मांगते हैं और हमारे अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स मांगते हैं, जो कि अभी हमने एक ही निकाला है, बट क्या बात है। सॉरी, तो हम उनका ओरिजिनल सॉन्ग भी शाज़ेब अगर सुनने तो बिल्कुल ओरिजिनल सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन पहले बातें कर लें थोड़ी सी, ताकि हम सारी चीजें जान लें। सवाल कर लो, फिर उसके बाद मैम सुन रहे हैं ईमान हुसैन को भी और मिशाल फहीम, आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो ऑल गर्ल बैंड है, जब आप लोगों ने ये बैंड बनाया तो ये नाम किसने चूज किया था, या सोचा था क्योंकि सारी गर्ल्स हैं तो बस ऑल गर्ल बैंड? जुल्फी भाई ने, मतलब हमारे उन्होंने ही डिसाइड किया था उस टाइम नेस्कैफे के टाइम पे कि सारी लड़कियां हैं, तो बिकॉज इसके अलावा कोई नाम और बनता ही नहीं है, तो इसलिए हमने फिर ऑल गर्ल्स बैंड के नाम से ही इसको रख दिया। तो साथ में मुझे ये बताएगा कि ये जो पूरी, जैसे कि आप लोग एक टीम अप हो चुकी है और बाकायदा तौर पर आप लोग कहीं से ट्रेनिंग भी लेते हैं, कहीं से सीखते भी हैं? जी, मैं तो तबला सीख रही हूँ प्रॉपर इसको, और मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स जब छोटे थे तब से ही सीखना शुरू किया था। ऑनेस्टली सबकी फैमिलीज़ में म्यूज़िक का था थोड़ा बहुत, और पर्सनली मैंने क्वायर ज्वाइन की थी व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड। फिर उसके आगे आते आते पूरी ये लर्निंग प्रोसेस ही होता है। मैंने भी किया, आई थिंक हम सब ने किया था। सीख रहे हैं इसको। अच्छा सुमेरा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर हम देखते हैं जब लड़कियां, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है ऐसे कि किसी तबले पर कोई लड़की मौजूद हो, मुझे बताइएगा फैमिली ने कितना सपोर्ट किया, दोस्तों ने कितना सपोर्ट किया जब आपने चूज कर लिया, जब आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने जो है बस अब तबला बजाना है? अच्छा, ये था कि मैंने चूज़ नहीं किया था इस तरह कि मैंने तबला ही बजाना है, क्योंकि ये मेरे फादर की हेल्प से हुआ। वो म्यूज़िक करते थे तो मुझे शौक़ आ गया वहाँ से देख के कि अच्छा, क्योंकि तबला होता था घर पे, तो मैं ट्राई करती थी इसको बजाने की कोशिश करती थी। तो उन्होंने जब मुझे मेरा इंटरेस्ट देखा, उन्होंने देख लिया जब मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने हेल्प किया मुझे कि अगर है टैलेंट तो इसको करो। तो स्टार्टिंग में बस मैंने ऐसे ही उनके कहने पे थोड़ा बहुत घर पे ऐसे थोड़ा सा करती थी, इतनी प्रैक्टिस नहीं करती थी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसको करना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर कहा कि इसको सीखो अब, तो फिर बाकायदा से मैंने इसको सीखना शुरू कर दिया। फिर मेरे घर पे आते थे, मेरे टीचर थे सर काशिफ अली दानी खान साहब, फिर मैंने उनसे स्टार्ट किया इसको सीखना। जैसे कि मैं यही ख्वाहिशमंद हम लोग थे कि आपने अपने गाने, आप लोगों ने लिखे हैं, अपने गाने कंपोज किए हैं? जी, अभी हमने अपना एक ओरिजिनल किया था, क्योंकि ऐना सलमान थी, वो अभी चली गई हैं बैंड से, वो कुछ था उनको। अभी ईमान हुसैन ने भी दोबारा अभी यानी ये आई हैं हमारे साथ, इन्होंने भी बैंड को ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो ओरिजिनल जो हमने किया था वो उनके साथ था। हाँ, जो आप लोगों ने खुद अपना लिखा हो, अपनी धुन हो आप लोगों की, वो जरा सुनना पसंद करेंगे। वो हमने किया था, और वो अभी जो हमारे बैंड के कुछ मेंबर्स हैं वो अभी नहीं है हमारे साथ, इसलिए वो हम परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए आप गा नहीं सकते। अच्छा, देन ओके फाइन। इसके अलावा अगर हम सुनना चाहें तो आप चाहेंगी आपके बैंड में कुछ लोग अगर शामिल होना चाहें, मैं बजाते अपनी तरफ से भी सवाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बैंड में अगर कोई शामिल होना चाहे, कोई आना चाहे, तो क्या आप लोग उसको वेलकम करेंगे या आप लोग ढूंढ रहे हैं? यानी कि आप अपने गर्ल्स बैंड को मजीद कह लें कि उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक बड़ा बैंड बनाना चाहते हैं? हम बिल्कुल इसको लेके चलना चाहते हैं, और अभी हमने रिसेंटली एक पोस्ट किया था कि हमें कुछ गिटारिस्ट चाहिए थी हमें, तो हम तो चाहते हैं कि कुछ लड़कियां आए बैंड में, क्योंकि अभी जो लड़कियां थी वो जा चुकी हैं, कुछ बिजी हो गई स्टडीज़ में, कुछ यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से भी हम चाहते हैं कि कुछ लोग अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बैंड को। कैसे रब्ता करेंगे आपसे? वो हमारा ये ऑल गर्ल्स बैंड का जो पेज है, उस पे हमने जाके वहाँ पेज पे लाइक आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं हमें, और सिर्फ लड़कियां ही हो, मतलब लड़कियां। अच्छा मिशाल फहीम, मिशाल आप जो बेसिकली हम जिसको पहले ड्रम कह रहे थे, लेकिन ये एक्चुअली कहून है। कहून CAJON। इसके बारे में जरा मुझे बताइएगा कि मिशाल ये आपने कहीं से सीखा है, क्योंकि आजकल हम नौजवानों में इसका रुझान बहुत ज्यादा देख रहे हैं, अक्सर जैमिंग में हम देखते हैं, तो जरा मुझे बताइएगा कि आपने भी कहीं से सीखा है, इसका शौक कैसे डेवलप हुआ और कैसे आपने सोचा कि मैंने कहून को सिलेक्ट करना है अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पे? कहून मैंने मतलब काफ़ी लोगों को प्ले करते देखा था, पहले तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब प्ले किया, बिकॉज ड्रम्स के बाद एकदम से इस पर, बिकॉज कहून बेसिकली यूज़ होता है अकूस्टिक परफॉर्मेंसेस के लिए, या आपने कोई मतलब इतना कोई प्लग्ड इन परफॉर्मेंस नहीं है, तो लाइक एक लाइट सी थीम है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो। तो हमारे बैंड बेसिकली हम लोग इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं, बहुत अकूस्टिक हमारी परफॉर्मेंस होती है,
तो प्लग्ड इन के लिए हम लोग कुछ मतलब शोज़ के लिए हम ड्रम्स भी यूज़ कर लेते हैं, पर डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह का हम इवेंट कर रहे हैं। तो लाइक कहून बस ऐसे ही दिल किया तो देख के बस सीख लें नेट से। हम थोड़ी सी कहून की सिर्फ कहून बीट की सुन लें। सुने, कहून की बेस सुने आप, और कहून के उस एक तरफ का जो जिसमें पूरा जो उसका बेस और हर चीज होती है, आपको पता चलेगा कितनी जबरदस्त किस्म की साउंड्स निकलती हैं। मिशाल थोड़ा सुना दें, मिशाल हो जाए जरा, थोड़ा सा कहून सुना दें हमें आज। वेरी नाइस, जबरदस्त। अब हम कहून का जो है वो मिसाल देंगी, फिर उसके साथ जो है वो सुमेरा तबले पर उनका सुर से सुर मिलाएंगी। क्या ख्याल है, जरा हो जाए कोई जुगलबंदी। वेरी नाइस। और अब इसके साथ जो है ना, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है ऑल गर्ल्स बैंड से आप सब लोगों को मिलकर उतना ही मजा आया होगा जितना हमें मजा आया। और कहना चाहेंगे कि इनकी बैंड में कोई शमूलियत अगर करना चाहता है आप। मैं तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है कि ऑल गर्ल्स बैंड है, लेकिन आप जैसा कि चाह रही हैं मेरे ख्याल में, तो मैं बहुत जोर से चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है। आप देख रहे हैं इस वक्त ऑन स्क्रीन पे सुबह सवेरे पाकिस्तान टैलेंट से भरपूर है। इनकी आवाज से ही हम चाहेंगे कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो। हम कुछ इनसे सुनते हुए जाएंगे। ऑल गर्ल्स बैंड जो इस वक्त लॉ स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे उन्हीं की आवाज से हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। रखिएगा अपना ख्याल। तो ऑल गर्ल्स बैंड, ओवर टू यू प्लीज। अच्छा, लास्ट पे थोड़ा सा मैं आपको तबला सुना देती हूँ, ठीक है? जरूर, ठीक है, ओके।